नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। क्या यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है? क्या रशिया और अमेरिका न्यूक्लियर वॉर यूरोप के ऊपर लड़ेंगे? आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं। तो आज हम इस पे क्यों बात करने वाले हैं? वो इसलिए कि इस हफ्ते रूस की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी यानी आईएनएफ ट्रीटी से वो अब हाथ बाहर खींच रहे हैं। तो जाहिर है एक लहर सी फैल गई पूरी दुनिया में, एक इस पे अमल रद्द अमल तमाम चीज़ इस पे आई। तो हम चाहते थे कि आज इस पे बात की जाए कि क्या ये कौन सी ट्रीटी है और ये क्यों महत्वपूर्ण थी और इससे हाथ खींचने से यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर वॉर का खतरा कैसे मंडराने लगा है। तो जैसा नाम सजेस्ट करता है कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, यानी न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करने वाली जो मिसाइल्स होती है इंटरमीडिएट रेंज वाली, यानी 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक की जो मिसाइल्स होती हैं, उनकी जो ट्रीटी थी उससे विड्रॉ कर लिया है रशिया ने। ये ट्रीटी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हुई थी, और जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और वहाँ पे जब उसकी जगह पे रशिया आया तो ये डील रशिया और अमेरिका के बीच हो गई थी, जिससे 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था ऑलरेडी। पहले फरवरी में महीने में उन्होंने नॉन कंप्लायंस कहा और फिर अगस्त महीने में इससे विड्रॉ कर लिया। लेकिन जब ये यूनिलैटरल विड्रॉल उसने किया था तब रशिया ने इसकी मजम्मत की थी, पर रशिया ने ये कहा था कि हम तब तक अपनी तरफ से यूनिलैटरली इस ट्रीटी से तक विड्रॉ नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है, लेकिन हम तब तक नहीं करेंगे इस ट्रीटी से विड्रॉ जब तक कि अमेरिका यूरोप में या हमारे आसपास किसी भी जगह पे एक्चुअल में एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल जो है उसको डिप्लॉय नहीं करता है, जो कन्वेंशनल वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने की क्षमता रखता है, तब तक हम इससे विड्रॉ नहीं करेंगे। तो 2019 से 2025 तक ये मामला चलता रहा। लेकिन अभी इस हफ्ते जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने, यानी उनका जो एक बहस जो लोगों से होता रहता है, उसमें उनकी बहस जो है वो मेदवेदेव से हो गई, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं रशिया के और अभी प्रधानमंत्री हैं। उनसे उनकी बहस हुई और उसके बाद जैसा वो उनका ब्रावेडो का सिस्टम, उन्होंने कहा कि हमने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो रसिया के आसपास भेज दी है। तो उसके जस्ट बाद रसिया ने फैसला लिया कि आईएनएफ ट्रीटी से हम भी अब विड्रॉ कर रहे हैं, जिससे अमेरिका ने ऑलरेडी विड्रॉ कर रखा। ये ट्रीटी क्यों इफेक्टिव थी? क्योंकि जिस किस्म की मिसाइल्स आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कौन कौन सी मिसाइल्स थी जो इस ट्रीटी के बाद जो है वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ी। ये इकलौती अपने ज़माने में एक ट्रीटी थी जिसके बाद मिसाइल का डेवलपमेंट सिर्फ रोका नहीं गया, एग्जिस्टिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किए गए। तो ये ट्रीटी कब हुई थी? ये ट्रीटी 8 दिसंबर 1987 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और गोरबाचेव के बीच, सोवियत यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल थे गोरबाचेव, उनके दरमियान ये हुई थी। और इसके बाद 2600 मिसाइल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए थे, जिसमें 2/3 मिसाइल्स जो थी वो सोवियत यूनियन की थी और 1/3 मिसाइल जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज की थी, अमेरिका एंड एलाइज की, जो इसके बाद डिस्ट्रॉय किए गए थे। इसके क्या क्या प्रावधान थे? प्रावधान ये था, जो ऑफिशियल यानी स्टेटमेंट है वो ये है, टू एलिमिनेट एन एंटायर कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल मिसाइल, यानी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल मिसाइल की एक पूरी कैटेगरी को एलिमिनेट करना, खत्म करना, दैट पोज्ड एन इमीडिएट थ्रेट टू यूरोप, जिससे कि यूरोप को इमीडिएट खतरा होता, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, और इस तरह यानी न्यूक्लियर वॉर के रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि अमेरिकी मिसाइल भी यूरोप में होते थे और रशियन मिसाइल जो हैं वो सोवियत यूनियन के मिसाइल्स यूरोप के बिल्कुल मुहाने पे होते थे। तो अगर न्यूक्लियर वॉर होता तो यूरोप के ऊपर होता, तो उसको घटाने के लिए ये ट्रीटी जो है वो 1987 में रोनाल्ड रीगन और गोरबाचेव ने इसको साइन किया था। जैसा मैंने कहा, 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर रेंज के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल दोनों को
ख़त्म किया गया, 2600 मिसाइल्स डिस्ट्रॉय किए गए थे। आप पूछेंगे कि भाई न्यूक्लियर टिप तो समझ में आता है, कन्वेंशनल क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखें ये डिस्टेंस यूरोप और सोवियत यूनियन के बीच इतना कम था कि अगर एक कन्वेंशनल मिसाइल भी मारी जाती है दोनों के द्वारा एक दूसरे के तरफ, तो इतना टाइम उन दोनों देशों के पास नहीं होता, क्योंकि वो मिसाइल्स 3 या 4 मिनट में पहुंच जाती, तो इतना टाइम नहीं होता कि ये पता कर सके कि जो मिसाइल हमारे तरफ आ रही है ये कन्वेंशनल वॉरहेड इसमें लगे हुए हैं, यानी जो नॉर्मल वॉरहेड लगे होते हैं जैसा अभी हमने ईरान और इजराइल वाले युद्ध में देखा, या इसमें न्यूक्लियर या ये न्यूक्लियर टिप्ड है, यानी इसमें न्यूक्लियर वेपन लगे हुए हैं। तो जब ऐसे सूरत हाल होती है, जब आप ना पता कर पाएं कि उसमें कौन सा वेपन लगा हुआ है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है एसओपी, वो ये कहती है कि आपको मान के चलना है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल आ रहा है और उस हिसाब से आपका रद्द अमल, यानी उस हिसाब से आपका जवाबी हमला होना चाहिए। तो उधर से अगर किसी ने कन्वेंशनल भी छोड़ा है, चूंकि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं पता करने का इतनी जल्दी, तो आप ये मान के चलेंगे कि उसने न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा है, तो आप भी काउंटर में न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे। तो जाहिर है कि बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। तो इस पे रोनाल्ड रीगन और गोर्बाचेव की सहमति बनी, 2600 मिसाइल डिस्ट्रॉय किए गए और यूरोप जो है वो एक सेफ जगह में तब्दील हो गया। फिर 2019 में ट्रंप ने इसको सस्पेंड कर दिया, जैसा हमने कहा, और उसने ये बहाना बनाया कि जो 2 बहाने बनाए उन्होंने, 2 मिसाइल की बात की। एक मिसाइल का नाम है SSCY-8 जो रसिया ने डेवलप किया था। हालांकि रसिया ने कहा था कि इसकी रेंज 500 से कम है, यानी हम वायलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कोई बहाना चाहिए था ट्रीटी तोड़ने के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, इसकी रेंज 500 से ज़्यादा है तो हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं। और दूसरा बहाना उसने ये दिया कि चाइना के मिसाइल आर्सेनल जो है बढ़ रहे हैं और हमको उसको काउंटर करना है, तो इसका बहाना लेके उन्होंने विड्रॉ कर दिया। हालांकि इसमें एक बात यहां जानने की जरूरी है दर्शकों को कि ये जो ट्रीटी थी ये सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल की ट्रीटी थी, यानी जो एयर ऑपरेटेड, यानी प्लेन्स में जो अगर मिसाइल्स लगी हुई हैं जिनकी रेंज इनसे ज़्यादा भी है, यानी जो इस रेंज में आते हैं 500 से 5500 में किलोमीटर्स के, या जो सी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो सबमरीन पे हैं या डिस्ट्रॉयर पे हैं या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो भी इस रेंज में आते हैं तो वो इस मिसाइल, ये जो ट्रीटी थी उसके परिबंध में वो नहीं आते थे, यानी उसके जद में नहीं आते थे। तो वो आप डेवलप कर सकते थे कितना भी, लेकिन लैंड बेस्ड आप नहीं कर सकते थे, वो इसमें थी। डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में लोग बार बार कहते हैं कि वो रसिया का कैंडिडेट था, फलाना था, ढिमकाना था, मूर्खतापूर्ण बात है ये, हमने इस पर प्रोग्राम भी किया कि कैसे ऐसा नहीं था, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा रसिया से के साथ जो ट्रीटीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई उससे उन्होंने विड्रॉ किया। ये इकलौती ट्रीटी नहीं थी जिससे उन्होंने विड्रॉ किया, इसके अलावा एक और ट्रीटी थी जिससे उन्होंने विड्रॉ किया, जो ट्रीटी 1992 में की गई थी और उस ट्रीटी को कहते थे 1992 ओपन स्काईज ट्रीटी। उससे डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में विड्रॉ कर लिया। ये ट्रीटी क्या कहती है कि अब एक दूसरे देश के ऊपर में अनआर्म्ड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स आप लोग चला सकते हैं। पहले ये ट्रीटी कहती थी कि इवन इफ इट इज ऑब्जर्वेशन फ्लाइट एंड इवन इफ इट इज अनआर्म्ड, आप जो है एक दूसरे के टेरिटरी के ऊपर से नहीं जा सकते। इससे भी यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया अमेरिका ने। तो जाहिर है कि फिर रशिया को विड्रॉ करना पड़ा, और अब जब रशियन फ्लाइट्स जो हैं यूरोप के ऊपर से जाती हैं तो फिर ये हल्ला हंगामा करते हैं कि देखिए ये तो वायलेशन है। अब आप देख सकते हैं कि किसने इसको पहले विड्रॉ किया। ऐसी स्थिति में अब सिर्फ एक ही ट्रीटी जो है वो कोल्ड वॉर के ज़माने की स्टार्ट ट्रीटी करके एक होती थी, जिसको इन्होंने बाद में एक तरीके से उसको रिफर्बिश किया था, तो उसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी कही जाने लगी, जो 2011 से डिप्लॉय हुई थी। वो ट्रीटी ये कहती है कि दोनों देशों के बीच जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो लिमिटेड नंबर में डिप्लॉय होंगे, यानी दोनों सिर्फ एक बार में 1550 न्यूक्लियर वेपन ही डिप्लॉय कर सकते हैं, 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और 800 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो जिनकी रेंज 5500 से ज़्यादा है। ऐसी मिसाइल्स जो हैं वो एक बार में दोनों देश डिप्लॉय कर सकते हैं। ये भी ट्रीटी 2026 में इसका एक्सपायरी डेट है। अगर इसको रिन्यू नहीं किया गया तो ये ट्रीटी भी एक्सपायर हो जाएगी, और इसकी पूरी उम्मीद है कि ये ट्रीटी भी अमेरिका एक्सपायर होने दे देगा। अगर ये ट्रीटी भी 2026 में एक्सपायर हो गई तो आप फिर समझ सकते हैं कि अनमैन्ड जो फ्लाइट्स हैं, अनआर्म्ड जो ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स हैं वो भी अलाउ हो जाएंगी। इंटरमीडिएट रेंज ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, जो 500 से 5500 किलोमीटर वाले हैं, वो भी अलाउ हो जाएंगे।
और 1550 किलोमीटर से और जो न्यूक्लियर वेपन टिप्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं या आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उस पे से भी ट्रीटी जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी यूरोप बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पे पहुंच जाएगा। अच्छा, अब अभी जब रसिया ने विड्रॉ किया, रसिया ने तो पहले कहा था कि बेशक अमेरिका इससे विड्रॉ कर जाए, लेकिन जब तक डिप्लॉय नहीं करेगा तब तक हम इससे विड्रॉ नहीं करेंगे। तो अभी क्या हुआ जिससे उनको विड्रॉ करना पड़ गया? तो कई चीजें। एक तो चाइना को काउंटर करने के लिए फिलीपींस में अमेरिका ने इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स जो है वहां प्रैक्टिस की और वहीं पे उसको छोड़ दिया। साउथ कोरिया में वो उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ यूरोप में, स्पेशली पोलैंड में और रोमानिया में, और साथ ही साथ जर्मनी में अगले साल तक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स जो हैं अमेरिका लगा देगा, जो रसिया के अगेंस्ट में, यानी रसिया के अगेंस्ट में भी है और चाइना के अगेंस्ट में भी है। तो ये प्लेटफॉर्म्स जैसे ही अब डिप्लॉय किए गए तो रसिया ने कहा कि अब पानी जो है वो नाक से ऊपर चला गया है, तो जाहिर है कि अब हमें भी इसको काउंटर करना पड़ेगा। और उसने इसको काउंटर करके अपने मिसाइल्स जो हैं वो अब कहा है कि वो लगाएंगे, और उसकी ऑलरेडी तैयारी शुरू हो गई है। ओरेशनिक मिसाइल जो हालांकि उसकी रेंज 500 से कम है, लेकिन वो उन्होंने बेलारूस में डिप्लॉय कर दी है। और उसके अलावा अब ये खबर आ रही है कि उसके रेंज को बढ़ा के, और सिर्फ बेलारूस में ही नहीं, जो कैलिनिनग्राड है, हमारे बहुत सारे जो दर्शक जानते होंगे, जब आप पोलैंड का मैप देखते हैं, पोलैंड और ऊपर जो बाल्टिक कंट्रीज है, उसके बीच में एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं जो रसिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो रसिया का हिस्सा है, उसको कैलिनिनग्राड कहते हैं। और कैलिनिनग्राड चूंकि यूरोप के बीच में है, तो वहाँ जब अगर आप कोई मिसाइल लगाते हैं, वो है तो रसिया की ज़मीन, तो जाहिर है कि वहाँ कोई मिसाइल लगाते हैं तो टेक्निकली तो वो रशिया में मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो जद जो है बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूरोप के बीच में है, वो रशियन मेनलैंड से नहीं आ रहा है। तो अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वहाँ पे अगर तो रोमानिया, जर्मनी और ये जो पोलैंड में अमेरिका इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल लगाता है, जो कि वो लगाने वाला है अगले साल तक, तो फिर रसिया भी अपने मिसाइल्स के रेंज को बढ़ा के, और अभी तो ओरेशनिक की बात हो रही है, लेकिन कैलिबर और इस तरह के जो शिप लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स थे इंटरमीडिएट रेंज, उनका भी जो लैंड बेस्ड वर्जन्स है उसमें कन्वर्ट करके इन जगहों पे लगाया जाएगा, ताकि यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो इतने सालों तक था और जो अभी कुछ सालों से हटा हुआ था, वो वापस जाके यानी इन जगहों यूरोप पे खतरा वापस से मंडलाने लगेगा। और इसके लिए खुद यूरोप ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने ही हामी भरी थी जब अमेरिका ने कहा था कि हम इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल जो है उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो यही यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, पोलैंड है, रोमानिया है, जर्मनी है, इन्होंने विरोध नहीं किया, और ये इन्होंने कहा कि हम आपके मिसाइल्स को अपने यहाँ डिप्लॉय होने देंगे, और जाहिर है कि इसका बदला निकाला गया। इसके अलावा एक और ट्रीटी थी जो ट्रंप ने जिससे विड्रॉ नहीं किया, लेकिन जिससे दूसरे एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने उससे विड्रॉ किया था। वो 2002 में था, और उसको बोलते थे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। यानी वो ये कहती थी कि दोनों देश में से कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स देखते हैं अभी हम, जो S-400, S-300, वो नहीं बना सकती है। उससे जॉर्ज बुश ने विड्रॉ किया था। और उससे अभी ये स्थिति हुई है कि रसिया ने बहुत तेज़ी से उस क्षेत्र में बढ़ा, और S-300, S-400, S-500 तक उसने सरफेस टू एयर मिसाइल्स बैटरी बना ली हैं। अमेरिका ने भी थार्ड और इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो इफेक्टिव उस तरह से नहीं है जिस तरह से रशियन सिस्टम्स है। तो जॉर्ज बुश ने एक ट्रीटी से विड्रॉ किया, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ट्रीटी से विड्रॉ किया। एक ट्रीटी अगले साल एक्सपायर होने वाली है, उसको भी रिन्यू डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेगा। तो उससे ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो कोल्ड वॉर के ट्रीटीज़ थे वो अब अपने आप या वो ट्रीटीज़ खुद ब खुद अब ख़त्म हो जाएंगे, और न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो 1987 1990 तक मंडराता रहा था पूरे दुनिया के ऊपर में, स्पेशली यूरोप के ऊपर में, वो वापस से अब मंडराने लगेगा। तो जी, ये अचीवमेंट है नोबेल पीस प्राइज के ख्वाहिशमंद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ये अचीवमेंट है कि उन्होंने वर्ल्ड को न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और विषय पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।